चलो अब मैं आप लोगों को सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में जो 6 नंबर के क्वेश्चन है ना आईएमपी, वो सारे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कि जो परीक्षा बोध है आप रखे हैं तो उसके पीछे में 3 सेट मॉडल दिया हुआ है, मतलब 3 साल का 2018, 19 और 20 का दिया हुआ है। तो उनमें जो क्वेश्चन है ना उनको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पे मैं जो आईएमपी बता रहा हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग दोनों को मैच करके पढ़ना, ठीक है। और ज़्यादा अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने टिक कराया है। तो जो लोग अभी टिक नहीं किए हैं, फिलहाल अब इतना समय तो नहीं है आप लोगों के पास टिक करने लायक, तो फिलहाल अभी मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा वही चीज़ अभी पढ़ लो आप लोग, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आपको पढ़ना है, और जो आपका 3 साल का रिकॉर्ड है ना वहाँ पे 18, 19, 20 परीक्षा बोर्ड में उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 17वां और 18वां क्वेश्चन बस बचा हुआ था। तो 17वां क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संबंधों को बतलाते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण दीजिए। तो ये बहुत ही आसान है, प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण देना। देखो सबसे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है ना, तो प्रधानमंत्री अपने जब पद की शपथ लेता है, मैं सिंपल चीज़ों में बता रहा हूँ, आप यहाँ पे जो लिया है उसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जो मुझे पता है मैं अपने शब्द में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री बनता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ दिलाता है। तो जैसे अपने पद की शपथ लेता है उसके बाद प्रधानमंत्री सूची तैयार करता है कि किसे किसे मंत्री परिषद में रखें। जैसे आप लोग सुने होंगे ना, रेल मंत्री है कोई, कोई है सड़क कोई सड़क मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, ठीक, कोई उद्योग मंत्री, ये सब मंत्री है। तो यही मंत्रियों की जो गठन करता है ना वो प्रधानमंत्री नामित करता है, ठीक है, किसको, राष्ट्रपति को। उसके हिसाब से क्या होता है कि जो मंत्री है वो बनते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, ये जो है मंत्रिपरिषद से संबंध हो गया, क्योंकि इसके लिए ही प्रधानमंत्री के लिए वो मंत्रिपरिषद काम करेंगे। समझ में आ गया ये टॉपिक। चलो अब प्रधानमंत्री के अधिकार, क्या क्या अधिकार है प्रधानमंत्री के पास। तो देखो यहाँ पे अधिकार लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दलों के सदस्यों में से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का चयन करता है और उनकी योग्यता व अनुभवों के अनुरूप उन्हें विभागों का बंटवारा करता है। वही चीज़ है भाई, विभागों जो मैं अभी चीज़ समझा था ना वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों और मंत्रियों की नीतियों का समन्वय कर उसका मार्गदर्शन व नेतृत्व करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए अगर मैं सभी को बताते रहूँगा थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, जिससे आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, बांटा गया है। यहाँ पे राज्यों से संबंधित विवाद होता है। देखो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, देखो सर्वोच्च न्यायालय जो है बड़े 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 मामलों को निपटारा करता है। जैसे कि दो राज्यों के बीच, यहाँ पे मैं सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दो राज्यों के बीच में अगर मान लो विवाद चल रहा है, तो भाई उनके राज्य के जो उच्च न्यायालय है ना, वो नहीं, उच्च न्यायालय अलग होता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय अलग, सर्वोच्च न्यायालय भारत में सिर्फ एक ही है, और उच्च न्यायालय हर राज्यों में होता है, याद रखना इस बात को। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, उच्च न्यायालय छोटा होता है। तो उच्च न्यायालय जो है वो हर राज्य में होता है। तो भाई अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है और उस विवाद को अगर उच्च न्यायालय निपटा गया है, तो अपने राज्य के प्रति वो क्या करेगा, भाई निर्णय सुनाएगा, ठीक है। तो दूसरे राज्य के निर्णय कौन सुनाएगा, तो भाई इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है राज्यों से संबंधित विवाद लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद है। मौलिक अधिकार जैसे कि कोई उसके क्या बोल रहे हैं, उसके अधिकार का हनन करता है तो कोर्ट चले जाते हैं। तो ये है मौलिक अधिकारों का भी अधिकार के संबंधी विवाद को भी निपटारा करता है। यहाँ पे पूरा लिखा है। फिर अपील क्षेत्र, ठीक है, कोई अपील करता है तो भी होता है। जैसे कि देखो उच्च न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा है, ठीक है, अगर कोई सर्टिफाइड नहीं है तो क्या होगा, वो चला जाएगा कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह से वो लोग काम करते हैं। तो जब कोई अपील करता है तो ये इसका भी निपटारा करते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है, संवैधानिक अपीलें हैं, दीवानी अपीलें हैं, फौजदारी अपीलें, ये सारे मामले भी दिया गया है, ठीक है। अपील करने के बाद ही ये होगा, वरना यहाँ पे जो फौजदारी है ना ये कहाँ पे होता है, ये आपके कलेक्टर करता है, ठीक है। कलेक्टर जो है जिला न्यायालय है, ठीक है। तो ये दीवानी मामले, फौजदारी मामले जो है वो छोटे मैटर में किया जाता है, ठीक है। ये सारी दीवानी मामले को बोल रहा था, फौजदारी नहीं। फौजदारी जो है वो सिर्फ जिला न्यायालय में हो जाता है इसका मामला। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है 18वां प्रश्न, महिलाएं मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत काम, यहाँ पे कम होने के 6 कारण लिखे, या काम लिखा गया गलती से, ठीक है, कम होने के 6 कारण लिखे। तो यहाँ पे 6 कारण दिया है, आप लोग देख लेना, ठीक है।
क्यों कम हो रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, मतदान की प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त वो व्याख्या कीजिए। ठीक है, 6 बिंदु लिखना, क्या क्या है, एक मतदाता सूची ठीक तैयार करना। जब भी मतदान होता है तो मतदाता सूची होता है, निर्वाचन प्रक्रिया होता है, नोटा बटन होता है, ठीक है, ये बटन होता है, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान ही होता है, अपने मत स्वयं जाकर डालोगे, कोई आपको कहेगा नहीं, अपने हिसाब से भी करोगे, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बंद रहेगा, तो कोई देख भी नहीं सकता कि आप किस पे वोट डाले, तो ये गुप्त हो गया। अप्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतलब क्या हो गया, खुद मत एक सेकंड यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान जो है, ये प्रक्रिया आपको थोड़ा सा गलत दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम जो वोट डालते हैं ना, दोनों प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान भी होता है। यहाँ पे दोनों टॉपिक ले लेना, ठीक है, राइट टू रिकॉल भी ले लेना। चलो ठीक है, 6 दिखना है आपको, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बढ़ा के 7 बता दिया, ठीक है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, और कुछ क्वेश्चन है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 17वां क्वेश्चन में हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ठीक है, संविधान की जरूरत क्यों है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, 7 बिंदु पॉइंट दिया है। फिर आगे देखो यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, यहाँ पे कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर करती है, इस बात का प्रभाव कानून सकारात्मक हो गया है नकारात्मक। इसके लिए देखो यहाँ पे कुछ बिंदु पॉइंट दिया, प्रश्न पूछकर, विधेयक पर चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, बिल पर मतदान, ये बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, ठीक है। प्रश्न पूछ के यहाँ पे विधेयक पर चर्चा, तो ये सारी टॉपिक आप लोग याद कर लेना। फिर मतदान किसे कहते हैं, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, कारकों का उल्लेख करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका सारा आंसर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर 8वां देखो, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरत है, ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो, सामान्य हितों की पूर्ति के लिए, शासन से वार्ता कार्यों की सुगमता और संगठन से विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको और कुछ IMP प्रश्न बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 17वां प्रश्न में, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करोगे तो एक विधायी कार्य होता है, ठीक है। दूसरा इसके बाद देखो यहाँ पे है, कार्यपालिका नियंत्रण तथा उसकी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है। वित्तीय कार्य होते हैं, पैसे का भी लेन देन वाला काम ही कहते हैं, बहस का मंच करना, ठीक है। इसके बाद संविधान संशोधन संबंधी कार्य और निर्वाचन संबंधी कार्य भी होता है। और यहाँ पे देखो अथवा भी दिया है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, ठीक है, इसको भी तैयार करना है आपको, अथवा भी पढ़ना है। फिर 18वां देख ले, 18 में क्या है, स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बढ़ा हुआ क्यों रहता है, ये रहा है। और लोकतंत्र में जन सहभागिता को समझाइए, इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद मैं आपको और कुछ प्रश्न दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट ना, यहाँ पे जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ वो सब IMP है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जो मैं बता रहा हूँ उससे, ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके बाद है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से नियुक्ति प्रक्रिया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, ये चीज़ है, नियुक्ति प्रक्रिया बस दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ, निर्वाचन आयोग के कार्यों को चार्ट द्वारा समझाइए, ठीक है, चार्ट द्वारा समझाना है। तो यहाँ पे चार्ट बने, आप लोग देख सकते हो, चार्ट को बहुत ही आसान है, ठीक है, ये चार्ट आप देख लो। इसके बाद देखते हैं, एक सेकंड ना, एक मिनट, वही क्वेश्चन रिपीट आ रहा है क्या, मैं वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है, एक प्रश्न रिपीट आ रहा है, तो रिपीट वाले प्रश्नों को मैं आपको नहीं बताऊँगा, जो रिपीट नहीं होगा उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, ठीक है, हाँ ठीक है, ये रिपीट आ रहा है, ठीक है, रिपीट आ रहा है, तो मैं रिपीट क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ रिपीट वाले को। फिर आगे हम डायरेक्ट आते हैं, यहाँ पे स्थानीय चुनाव में निकाय का प्रतिशत क्यों बढ़ा रहा है, ठीक है, स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है। इसके बाद देखो, मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं, तो इसके भी कारण यहाँ पे बताना है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेना, और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पूरा प्रक्रिया उसी तरह से आप लोग तैयार करना। आपका पेपर कल है, मतलब कल 8 मार्च है, ठीक है, 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो आप अच्छे तैयार करना जो जो चीज़ मैंने बताया है।